मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है, मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई और बड़े अहम फैसले किए गए। ये फैसला अगर अपनी मंतकी अंजाम को पहुंचता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइन फैसला किया गया है। और ये फैसला निगरां हुकूमत ने उसकी एपेक्स कमेटी ने फैसला किया। क्या फैसला किया, मैं अभी आपके सामने पहले ये पढ़ता हूँ और फिर चंद बात करके अपने मेहमानों की तरफ जाता हूँ। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एपेक्स कमेटी के अहम फैसले। एपेक्स कमेटी पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को, इसमें यकीनन वो अफ़गान मुहाजिरीन भी हैं जो गैर मुल्की हैं और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, 31 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने के लिए उनको खबरदार कर दिया गया है। 1 नवंबर 2023 से वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम करेंगे। बड़ी बात है। 10 अक्टूबर 2023 से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से नक्ल व हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड तस्कीरा ई पर होगी, जबकि 1 नवंबर 2023 से नक्ल व हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़े पर दी जाएगी। ये भी बहुत बड़ा इक़दाम है। दीगर तमाम किस्म की दस्तावेजी सरहद पार करने के लिए सफरी दस्तावेजात हैं, वो सब कैंसिल कर दी जाएंगी। 1 नवंबर 2023 से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार जायदाद जब्त कर ली जाएंगी और गैर कानूनी कारोबार करने वालों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात है। 1 नवंबर 2023 के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रहाइश फराहम करने या सहूलत फराहम करने वाले किसी भी पाकिस्तानी शहरी या कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही वो लोग हैं जो दहशत गर्दों को भी सहूलत देते हैं और पनाह देते हैं। वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी एक टास्क फोर्स तश्कील की गई है जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस के अराकीन शामिल होंगे, यानी हुकूमती इदारे भी, रियासती इदारे भी और इंटेलिजेंस के इदारे भी शामिल किए गए हैं। ये बड़ी कमेटी और बड़ा फैसला है। इस टास्क फोर्स का मकसद जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल लोगों और इनके जाली कागजात पर बनी गैर कानूनी जायदाद को जब्त करना होगा। नादरा को हिदायत की गई है, इस इदारे ने बड़ी तबाही मचाई है। नादरा को हिदायत की गई है कि वो तमाम जाली शनाख्ती कार्ड्स की मनसूखी को फौरी तौर पर यकीनी बनाए और किसी की शनाख्त में शक हो तो इसकी तस्दीक के लिए DNA टेस्ट कराया जाए। ये नादरा है जिसने दबाव में आकर, पैसे में आकर कई गैर मुल्की गैर कानूनी लोगों को पाकिस्तान का ID दिया, जिसके ऊपर पासपोर्ट बना और फिर ये बाहर गए और वहाँ क्राइम किया और पाकिस्तान का पासपोर्ट था वो बदनाम हुए। दूसरा इम्पोर्टेंट जो मसला है वो है कि गैर कानूनी सरगर्मियों में देखिए बड़ा फैसला है। फिर गैर कानूनी सरगर्मियों बशमूल ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सामान या करेंसी की स्मगलिंग, फूड की स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली की चोरी के खिलाफ सख्त एक्शन पहले से लिया जा रहा है। इसको मज़ीद मजबूत किया जाएगा।
इन जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी खुर्दनोश जो कि फूड की नकल व हरकत होती है, जिससे स्मगलिंग में कमी आएगी, और हुकूमती एहलकार चाहे उसका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, फौज से हो, एफसी से हो, पुलिस से हो, रेंजर से हो या कस्टम से हो या किसी भी इदारे से हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। करेंसी के स्मगलर आज ये तो बता दिया मैंने। मंशियात की रोकथाम के लिए नेशनल काउंटर, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ड्रग्स स्मगलर पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान में उन्होंने ड्रग्स कल्चर को और असला कल्चर को इंट्रोड्यूस किया है और बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत के पास है। वाज़ेह इंतबाह है हर इदारे को, हर तंजीम को। पाकिस्तान में किसी भी सियासी मुसल्लह गिरोह, छत्ते या तंजीम को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कानून हाथ में ले। अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी इस्लाम और पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रियासती कानून के मुताबिक एक्शन होगा। मुल्क में कायम तंजीमें पुरअमन और महज़्ज़ब तरीके से अपने जायज़ मुतलबात रियासत के सामने रखें, जिन्हें सुना और कानूनी तौर पर अमल किया जाएगा। ताहम अगर कोई तंजीम ताकत या तशद्दुद या असले का रास्ता इख्तियार की जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तमाम कानून नाफिज होने वाले इदारों को हुक्म दिया गया है कि वो नज़्म व ज़ब्त को कायम करते हुए कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। यहाँ एक बात और करता हुआ, यह एपेक्स कमेटी के अहम पॉइंट है। 76 साल में हमने नहीं देखा इस किस्म के काम जो शुरू भी हो चुके हैं और इसके बारे में बाज़ाब्ता कमेटी बनाई जा रही है और एक्शन लिया जा रहा है और तारीख दे दी गई है कि इस दिन के बाद ये सिलसिला होगा। हमने 76 साल में नहीं देखा। बल्कि अब आइए कि अगर ये आर्मी चीफ कर रहे हैं और उनकी टीम कर रही है, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि ये विजन आर्मी चीफ का है, तो आर्मी चीफ और उनकी टीम तो 16 महीनों में 11 सियासी इत्तेहादी के साथ भी थे, जो निगरां के साथ भी हैं। तो क्या वजूहात है कि आर्मी चीफ और उनकी पूरी अस्करी टीम 11 सियासी इत्तेहादी हुकूमत में 16 महीनों में वो काम ना कर सके जो निगरां हुकूमत के चंद महीनों में हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा मुआशी सरमायाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और उसके तहत 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ज़राअत के ऊपर, मादनियात के ऊपर और आईटीज़ के ऊपर। मेरे साथ जो मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जमे इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक हबीब नूर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर जाहिद खान साहब, मरकज़ी तर्जुमान ANP। मैं जनाब सेनेटर जाहिद खान साहब से शुरू करूँगा। जी सेनेटर जाहिद खान साहब, कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तीनों KPK के उस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं जहां इस किस्म की चीज़ों, ये वारदात, ये सूरत हाल बहुत रही है और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी का सामना आप लोगों ने किया है। क्या कहेंगे सेनेटर जाहिद खान साहब इस फैसले का? डॉक्टर साहब, फैसले तो होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि एक फैसला 2016 में भी हुआ था और नेशनल एक्शन प्लान बनी थी और ये कहा गया था कि इस पे अमल होगा, लेकिन उस नेशनल एक्शन प्लान ऐसे के वैसे रह गए, उस पर अमल नहीं हुआ और आज तक हम भुगत रहे हैं। अगर उस नेशनल एक्शन प्लान पे अगर अमल होता तो शायद आज ये सूरत हाल न होती, तो यही थी। देखिए, हमारे हमेशा के लिए एस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। आपको याद है कि जब अफगान तालिबान से दोहा में मुज़ाकरात हुई और अमेरिका जाने लगा था, तो यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान थे और जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट थी, वो खुशियां मना रहे थे कि ये लोग अब कब्जा कर लेंगे और वहां पे कब्जा हुआ और उसने कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए। अब मुझे आप बता दें, उसके बाद जो हमारे साथ शुरू हुआ और हमारे इंटेलिजेंस का जो उस वक्त चीफ था पेश हमीद साहब, वो उधर खुशियां मनाने की गया और वहां पे चाय भी सरिंदा होटल में भी पीते रहे और तस्वीरें भी आ गई।
तो क्या ये हमें करना चाहिए था? उसके बाद जब उनसे माहिदा हुआ उन लोगों से, इससे माहिदा किसने किया? देखिए, न तो माहिदे के पार्लियामेंट को पता था, न किसी पॉलिटिकल पार्टीज को पता था, और माहिदा हो गया और 40,000 लोगों को आपने लाके इधर आबाद कर दिया। जो हम चीख रहे थे 2 साल पे कि फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं और इस सूरत हाल फिर हमारे सूबे का हालात ठीक नहीं होगा, इस पर एक्शन लिया जाए। एक्शन के बजाय इस चीज को डिनाई करता गया। और आपको याद होगा कि जब फ्यूचर स्वात में लोग आ गए वहां पे, जब एक आर्मी का अफसर और पुलिस को अगवा किया गया, तब इनको होश आ गया कि हालात ऐसे हैं। तो हम समझते हैं कि अगर वाकई ऐसा फैसले तो होते रहते, वाकई फैसलों पे अमल होगा तो बेहतर होगा। अगर फैसले बस फैसले हो तो फैसले तो बहुत हो चुकी है। इससे पहले आपको पता है 2008 में हम आए थे। 2008 में जब हम आए तो सारा हमारा मलाकन डिवीजन तो पूरा दहशतगर्दों के कब्जे में था। लेकिन हमने जब मुज़ाकरात की, जब नाकाम हुए, तो फिर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से हमने पॉलिटिकल वेल हमारे अंदर था, हमने पॉलिटिकल सपोर्ट उनको दिया, हमने उसकी बदले बहुत कुर्बानी दी। लेकिन हमने कहा कि हमारा मुल्क है, हमने इसको बचाना है। इसके बावजूद भी कि हमें बहुत सारे मैसेज आ गए कि जी हमें छोड़ दो, हम तो पंजाब चले जाएंगे। ये भी आया था कि जी आप आराम से अपनी हुकूमत करके चले जाए। लेकिन हमने कहा कि ये नहीं हो सकता है, तो उसके हमने बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी आपके सामने। अभी हम समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर वाकई होगा, देखिए जी अभी ये 2 सूबों में जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा टारगेट किलिंग हो रही है। देखिए वो पहले वो मजहबी जो पार्टीज थे उनको तो माफ, अभी तो वो मजहबी पार्टियों को भी तो माफ नहीं कर रहे। जहां भी अभी आपने बलूचिस्तान में देखा जो मस्जिद में हुआ, इससे पहले जो हमारे बाजोड़ में हुआ था, ये हर जगह भी ये सूरत हाल है। तो अल्लाह करे कि इस पे अमल हो। सिर्फ फैसलों करने से या बयान देने से मुझे तो नहीं लग रहा है। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल जरूर करूंगा। देखें, बिल्कुल आपने बहुत सही बात की, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान भी हमारे सामने है जो तमाम सियासी जमातें बैठी थीं, लेकिन तमाम सियासी जमातें बैठने के बावजूद इस नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं कर सकी। अमल दरामद काम है हुकूमत का। हुकूमत अगर नहीं करती है तो ज़ाहिर सवाल उठता है, और इस सिलसिले में अगर इदारे उनके साथ खड़े होते हैं या वो इदारों के ताबे हो जाते हैं तो भी जिम्मेदारी हुकूमत की है, क्योंकि आइन ने उनको बड़े इख्तियारात दिए हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अभी हमने सुना कि आर्मी चीफ ने बड़ा एक्शन लिया, जो मौजूदा आर्मी चीफ, मैं इससे पहले की बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई। सवाल ये हुआ कि स्मगलिंग हो ही नहीं सकता है बगैर उन लोगों के जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं, जिसमें एफसी है, फौज के लोग हैं, रेंजर्स भी है। तो इसके ऊपर आपने देखा कि वजीर दाखिला ने बयान दिया कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जो भी शख्स फौज का इसमें इन्वॉल्व होगा उसको कोर्ट मार्शल से गुजरना पड़ेगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक बड़ा एहसन इक़दाम था। और फिर हमने देखा कि 9 मई के हवाले से तकरीबन 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 12 ब्रिगेडियर का एहतसाब हो रहा है, और मज़ीद लोगों का हो रहा है। उनका अपना एक तरीक़ेकार है जो ज़ाहिर पब्लिक नहीं होता है, लेकिन हमारी इत्तलात है कि इस वक्त ये फैसला हो चुका है कि फ़ौज के अंदर जो भी करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत में भी आर्मी चीफ मौजूद थे, यही टीम थी, और निगरां हुकूमत में भी यही टीम है। मुझे ज़रा सर ये बताइए कि अगर वाकई आर्मी चीफ और उनकी टीम काम करना चाह रही है तो 16 महीनों में क्यों नहीं हुआ, और निगरां हुकूमत में क्यों हुआ है? इसका जरा जवाब दीजिए, फिर मैं आगे जाता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, एक सीधी सी बात है कि आपको याद होगा एक डिक्टेटर भी आया था, और उस डिक्टेटर ने जब इस मुल्क पे कब्जा किया, आइन को पामाल किया, और उसके खिलाफ जो एक इलेक्टेड हुकूमत ने जब एक आर्टिकल 6 उसके ऊपर लग गया और उसका फैसला आया, तो वो हमारे चीफ जस्टिस साहब अभी कहाँ है, इस दुनिया में नहीं है, और वो बड़े आराम से यहाँ से निकाल के ले गए। तो ये भी सूरत हाल किसी एस्टेब्लिशमेंट का है ना सर। आगे की बात करें ना, हम तो देखें, हम मान रहे हैं कि सियासतदानों का कसूर भी है, एस्टेब्लिशमेंट का कसूर भी है, अदालतों में मौजूद जजेस का कसूर है, बड़े बड़े जजेस सबसे ज्यादा है। लेकिन आप आज का बताएं ना, मेरे आज के सवाल का बताएं। आज के मैं ये बता रहे
कि क्या ये जो स्मगलिंग होती है, ये जो बॉर्डर्स पे होती हैं, ये बगैर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के हो सकती है? वही सवाल जो मैंने कहा कि इसके ऊपर कल वजीर दाखिला ने मेरे सवाल का दें, ये तो मैं कह चुका आपको कि इसके बगैर नहीं होती, और वजीर दाखिला ने एक्सेप्ट किया। पहली दफा किसी वजीर दाखिला ने किसी हुकूमत के इतनी जुर्रत पैदा की कि उसने एक्सेप्ट किया कि स्मगलिंग बगैर वहां मौजूद फोर्सेस के, जिसमें रेंजर्स, फौज, एफसी है, उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन उस पर फिर उसने ये भी कहा कि आर्मी चीफ ने दो टोक कहा है कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा। तो सर एप्रिशिएट, जिस तरीके से मैंने अर्ज की ना कि अमल जब होगा तो फिर देखा जाएगा। पहले तो ये बता दे कि जितने भी कोर कमांडर बलूचिस्तान में रहे हैं वो अरपति बने हैं, वो सबके खिलाफ अभी हमें देख लेते ना कि कब एक्शन लिया जाएगा। अभी जो मौजूदा भी है, जो सूरत हाल वहां पे है, तो ऐसा ही है कि सर आप फिर पुरानी बातों में जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत में वो काम क्यों नहीं हुए जो निगरान केयर टेकर के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, स्मगलरों के खिलाफ, जो ईरानी ऑयल आ रहा था उसके खिलाफ, जो जखीरा अंदोजों के खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ, ये तो एक्शन शुरू हो चुके हैं ना सर। डॉक्टर साहब बड़ी आसान सी, आपने बहुत आसान सवाल किया, मैं आसान जवाब दे रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अमल देखे कि क्या सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर बयान नहीं दे सकते कि अमल भी हो सकता है। दो पहले आप, मैं पहले की बात नहीं करता हूं, अभी जो स्मगलिंग होता रहा तो कौन कोर कमांडर थे बलूचिस्तान? सर खुदा के लिए आगे की बात करें ना, आज की, कि क्या ये 16 महीने में क्यों 16 महीने वाले ने तो कुछ नहीं किया सर, क्यों नहीं किया? 16 महीने वालों ने कुछ भी नहीं किया। आप ये जो अब आप शुरू हो गया है ना, तो इंतजार करें। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब क्या कहते हैं सर इस पे? इसका जवाब तो बहुत आसान है कि हमारे जनरल साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गालिबान अभी निगरान हुकूमत में क्रेडिट में कोई इश्तिराक नहीं है। ये सब लोग कह रहे हैं कि जनरल साहब कर रहे हैं, और अगर ये पिछले 16 महीनों में करते हैं तो हो सकता है हमारी निगरानी में इजाफा होता। तो क्या सर क्या ये इत्तला अगर आप तक नहीं है कि 16 महीनों में इत्तेहादी हुकूमत ने वो काम नहीं करने दिया आर्मी और अस्करी क़यादत को जो निगरान हुकूमत में वो कर रहे हैं, तो फिर इसका कसूर क्या कौन है सर? खैर वो मफहूम तो एक ही है, सिर्फ आप अल्फाज तब्दील कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर उस वक्त ये करते तो रोक तो कोई नहीं थी, लेकिन क्रेडिट आ जाता उस हुकूमत को जो इलेक्टेड थी। तो आप इस तरह कर रहे हैं तो वो ये बहाना बनाएंगे या ये ताबीर करेंगे कि हम अब आज़ाद हैं। आज़ाद तो शुरू हुई थे, लेकिन हमारे हिस्से के में वो निगरानी नहीं आनी थी, वो निगरान के हिस्से में आ रही है। तो यही फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं सर। बात यह है, फ़र्क की बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। मैं तो मौलाना साहब का इंटरव्यू भी किया था, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। मैं तो यहाँ पर एक बात रख रहा हूँ कि भाई फ़ौज वही, अस्करी क़यादत वही, 16 महीने। और हम 16 महीनों में जब बात करते थे पीपल्स पार्टी से, वो कहती थी कि जनाब ये फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म से पूछे तो वो कहता था ये इत्तेहादी हुकूमत है, मेरे अकेले का फ़ैसला नहीं चल सकता है। और फिर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और दूसरे काम जो आर्मी ने किए वो तो हुए, लेकिन जो माफियाज के ख़िलाफ़ एक्शन था, जो स्मगलरों के खिलाफ एक्शन था, जो जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन था, जो लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन था, जो टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन था, जो जखीरा दोनों, वो तो नहीं हो सका, वो नहीं कर सके। तो इसमें कसूर किसका है सर? देखो, काम करने वाले की नीयत देखी जाएगी ना, ये आसान सी बात है। मैं कहता हूँ अब भी ठीक कर रहे हैं, अब भी देर आयत दुरुस्त आयत, कोई बात नहीं है, क्रेडिट की बात नहीं है। लेकिन शुरू होता वहां से तो ज्यादा अच्छा होता। अब यहाँ से शुरू हो गया तो भी अच्छा है। हम इसको सर आप ये क्यों नहीं मानते, आप ये क्यों नहीं मानते कि सियासी हुकूमत 76 साल में आज तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से हमेशा रुकती है? क्यों? क्योंकि इन सियासी जमातों का बड़ा गहरा ताल्लुक है इन माफियाज के साथ। ये इनके इलेक्शन में फंडिंग करते हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं, ये इनकी पूरी फाइनेंसिंग करते हैं, ये इनकी जमात का हिस्सा हो चुके हैं।
कई अभी जो पकड़े गए ईरानी, इसमें 32 सियासतदान उसमें इन्वॉल्व हैं, 95 इंतजामी लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या आप इस बात को एग्री नहीं करेंगे कि इदारे अगर आते भी हैं तो 11 सियासी जमातें उनको अलाउ नहीं करती हैं इनके खिलाफ एक्शन करने की, जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, इनकी सियासी जमात में भी मौजूद है और हुकूमत में भी मौजूद है? मानेंगे? मैं आपके सवाल के पहले जो से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि सियासी जमातों को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उसके अंदर उस तरह अदा नहीं कर सके, लेकिन हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो यही सियासी जमातें इलेक्टेड लोग हैं। बहरहाल इस बैन को छोड़िए कि पिछले क्या हुआ, आज वो जो कर रहे हैं तो कौम उनके साथ खड़ी है और उनको मजीद हिम्मत दे रही है कि वो उन माफियाज के खिलाफ इतना काम करें कि कैफिर किरदार तक पहुंचे। बहुत अच्छी बात की है। मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा, जरा मलिक हबीब नूर साहब के पास चलता हूं। जी मलिक हबीब नूर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये बड़े फैसले हुए हैं और कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा स्टार्ट उसने लिया है जनरल साहब ने और उस निगरान सेटअप ने। मुफ्ती साहब और सेनेटर साहब ने जिस तरह की जवाब दी है, 16 महीने अगर देख लें या 3.5 साल देख लें, तो अभी यह है कि हमारा मुल्क जो है माशी लिहाज से वो बिल्कुल डैमेज है। तो इसमें ये जो फैसले हुए हैं, अगर हम ये चाहें कि हम मिन हैसल कौम ये सोच कर लें कि हमारा माशी सूरत में ये कौम जो है अपनी ही पाँव पे खड़े हो जाए, जिस तरीके से जो बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रहा है वो तेल की सूरत में या चीनी की सूरत में या दीगर और अशिया की सूरत में, इसके लिए ऐसे ही जिस तरह आज उन्हें इनिशिएटिव लिया हुआ है, ये नेशनल एक्शन प्लान उन्होंने तैयार किया है, तो ये इसमें ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इसको आगे लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह ज़ाहिद साहब ने कहा कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए कि अमली काम हो, तो बिल्कुल इसको हम अच्छी नज़र से देखते हैं। बाकी तो पाकिस्तान के साथ जो दीगर जो मुल्क आज़ाद हुए थे वो देख लें, इंडिया देख लें, चाइना देख लें, तो मतलब ये है कि वो रोज़ बरोज़ वो तरक्की कर रहे हैं और हम आए रोज़ हम नीचे जा रहे हैं। इसमें अगर देख लें कि इसमें कसूरवार कौन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में बेतहाशा सियासी जमातें हैं। हर एक जमात पहले जो हैं दावे करते हैं कि हम इस मुल्क के लिए ये करते हैं, ये हमने किया हुआ है, लेकिन आज तक कोई ऐसा अच्छा काम नहीं हुआ है कि हम देख ले कि इसमें मिन हैसल कौम ये कौम जो है इसको अच्छी नज़र से देख लें और तरक्की हो इसमें। तो बात यह है कि अभी आज जो उन्होंने जो नेशनल एक्शन प्लान पे जो है उसने जो आपने वो किया, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने हमें बता दिया कि ये फैसले हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 9/11 के बाद ख़ासकर ये कबायली अज़ला जो है वहाँ वो दहशतगर्दी के शिकार थे, फिर वो जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा इसके लपेट में आ गए। तो मतलब ये कि ये तो पिछले 20-21 सालों से ये जो है बदअमनी के शिकार हैं, वहाँ पे कोई कारोबार नहीं है, वहाँ पे पूरा सिस्टम मफलूज है। तो फिर अगर पीछे देख लेते हैं कि इसमें इस जमात ने ये किया है, फलाना जमात ने ये किया है, मेरा ख्याल है कि इस बातों से हमने निकलना है। पूरी जितनी भी सियासी लीडरशिप है और अस्करी क़यादत है वो एक ही पेज पे आ जाएं और कोशिश ये करें कि इस बहरान से पाकिस्तान को निकाला जाए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, पे वापस आते हैं और फिर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेटर जाहिद खान साहब, जो काम 3 साल 7 माह में इमरान खान की हुकूमत ना कर सकी, जो 16 महीने में इत्तेहादी हुकूमत 85 की काबीना ना कर सकी, वो निगरान हुकूमत काम कर रही है। यहाँ सवाल एक पैदा होता है और वो सवाल ये है कि एक तरफ तो आवाम की दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है इलेक्शन में, और आवाम की पूरी दिलचस्पी है कि उसके जो मुआशी मसाइल हैं, जो उसकी बेरोज़गारी है, जो उसका रोटी का मसला है, जो उसका पेट्रोल है, जो उसकी आपके गैस है, बिजली का बिल है, बच्चों की फ़ीस है, माँ की दवा है, बुरी तरह तबाही के हालात हैं, उसका इंटरेस्ट उससे है
इलेक्शन से नहीं है। अब मैं बिजनेस कम्युनिटी की तरफ जाता हूं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन हो, लेकिन पहले मईशत की दुरुस्तगी हो, एहतसाब हो, उसके बाद हो। मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान मैंने पढ़ा, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की कि मईशत पहले दुरुस्त हो फिर इलेक्शन हो। क्या कहते हैं आप सेनेटर जाहिद खान साहब? कहेंगे कि जी फिर आप पीछे जा रहे। एक देखें, ये जो केयरटेकर बैठे हैं, इन बेचारों के पास क्या इख्तियार है? अगर एस्टेब्लिशमेंट न कहे और एस्टेब्लिशमेंट इस बात को अगर पहले कर देते, आपको याद होगा 2015 के 2016 में जब नवाज शरीफ और इनकी मीटिंग हुई और फिर उससे जो डान लीक्स का मसला आया, आपको याद होगा, तो डान लीक्स में तो यही बातें हुई थी ना कि अंदर से बात हुई थी कि जी हमारे हाथ आप फिर पकड़ लेते, हमें बांध लेते हैं। तो आप मुझे बता दें कि सियासतदानों का तो कोई मौका इस तरह नहीं मिला है। हाँ, ये जो अभी केयरटेकर अभी भुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भुगटी साहब बेचारे का क्या हैसियत है, वो कैसे कर सकता है? अच्छा, 11 सियासी जमातों की हैसियत थी सर, जो 16 महीने की 11 सियासी जमातें इलेक्टेड थी, उनकी इंपॉर्टेंस थी, अगर इस निगरान की औकात नहीं है। और ये बताएं, इमरान खान 3 साल 7 माह रहे, उनकी जबरदस्त हुकूमत रही, उनके इख्तियार में था कुछ या उनके? तो वो तो आपने इमरान खान को सुना है ना कि इमरान खान कहते मेरे पास इख्तियार ही नहीं था। आप मुझे एक बात, हमने ये भी सुना है कि उन्होंने कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ की तरह अगर आर्मी चीफ मेरे सामने कुछ करता तो मैं तो उसको उठा के सैक कर देता। हमने तो ये भी सुना। तो अभी जेलों में पड़ा हुआ है ना जो कुछ किया। मैं अभी देखे डॉक्टर साहब, इसमें तो ऐसी बात बहुत हो सकती। मैं इस वक्त जो आप कहते हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ कि क्या ये जो फैसले हुए उस पर अमल होगा, हम तब देखेंगे जब अमल शुरू हो जाएगा। और जब हम देखेंगे कि जिन लोगों ने ये काम किया उसके खिलाफ एक्शन हो, जब हम देखेंगे कि चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे ये जो माफिया है जिसने अदालत छुपाए, जिसने इस मुल्क के इस नहज पे लेके गया, तो जब उनके देखिए सबसे पड़े तो आप मुझे बता दें, ये जो मलक रियाज साहब है उसके खिलाफ तो एक्शन लेना, ठीक वो तो ले सकते हैं ना जी। ये सारे दुनिया जानते हैं कि उसको पैसा बाहर कैसे। 11 सियासी जमातों ने क्यों नहीं लिया सर? तो मैं कहता हूँ उसने तो नहीं किया ना। तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया सर? आप मुझे इसका जवाब दे, मुझे इसका जवाब दे कि फिर आप हुकूमत क्यों करते हो अगर आप एक्शन नहीं ले सकते? तो और वो भी एक जमात नहीं सर, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें एक हुकूमत। डॉक्टर साहब आप मुझे मैं आपके बाद ठीक है उसने नहीं किया तो केयरटेकर कर सकते हैं, उनके क्या इख्तियार है, उनके पास क्या चीज है, जिसने करना है उन्हें ऐलान किया, लेकिन अभी अमल तो होगा तो फिर बात होगी ना। आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। आपकी बड़ी बात की है कि इतने खला पैदा हो चुके हैं, इतने पीछे माजी में कि बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और एक्शन भी हुआ है, लेकिन तकमील नहीं हुआ, अमलदारी नहीं हुई, तो शकूक तो हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे ये कहने का मतलब है कि आप अप्रिशिएट तो करें जो करने जा रहे हैं लोग। सर मैं इसलिए अप्रिशिएट नहीं करता हूं कि जब अमल होगा फिर अप्रिशिएट कर लूंगा ना। तो अमल तो शुरू हो गया, फैसले तो पहले भी हो चुके हैं। तो केयरटेकर वालों के पास क्या इख्तियार है? एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, जब एस्टेब्लिशमेंट करके दिखाएगा तो हम कह देंगे कि वाह वाह जी। अच्छा, अब इलेक्शन पे आ जाए कि मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं, अवाम भी कहते हैं, बिजनेसमैन भी कहते हैं खुदा के लिए हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें मईशत की बहाली पहले करो फिर इलेक्शन हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, हम जमहूरी लोग हैं, हम तो जमहूरी से अवाइन से मारवा कोई चीज नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के बगैर कैसे चलेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप कहेंगे तो इस मुल्क में तो जियाउल हक भी आया था, वो भी एहतिसाब का नारा लगाया था, फिर परवेज मुशर्रफ आया, उसने भी एहतिसाब का नारा लगाया। तो ये सर थोड़ी देर के लिए एस्टेब्लिशमेंट को निकाल देते हैं, बाकी 35-40 साल तो सियासी हुकूमतें रही हैं ना सर, जिन्होंने एक दूसरे की टांगे भी खींची हैं और इस फौज के पास जाकर रोए हैं कि इनको हटाएं मुझे लाएं, ये भी तो हुआ है ना सर। और फिर और अब आप सुने ना, एक सवाल और है, और इनकी ऊपर से सपोर्ट जो है अदालतों में बैठे बड़े बड़े जजेस ने दिए हैं। मेरा यहाँ पे सवाल ये है सर कि चले मान लेते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी है। अब आते हैं हम कि ये जो बाकी सियासी जमातें हैं जिन्होंने इतनी हुकूमतें की हैं, उन्होंने अवाम को क्या दिया है सर?
देखिए मैं तो डॉक्टर साहब ये कहता हूँ, मैं तो कभी सियासतदानों को कहता नहीं होगा, सियासतदानों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये मुल्क जो इस वक्त तबाही की तरफ है, मैं आपके प्रोग्राम में आज नहीं कह रहा हूँ, हमेशा के लिए मैं चुका हूँ आपके प्रोग्राम में कि हमारी सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने मुफादात और अपने इख्तियारात के लिए सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जाके जिस तरह आपने कहा पाँव पड़ते हैं, वो कहता है कि जी हम इससे अच्छा काम करेंगे, हमें आने दो। फिर जब वो आते हैं तो जाहिर है कि उसके कहने पे जब आते हैं तो उसकी तरफ देखते हैं ना। फिर ऐसे तो नहीं हो सकता है कि जी वो अपना कुछ कर ले। तो सियासतदानों का इस पाकिस्तान में इस हद तक जो लाए, और सबसे बड़ी जुडिशली, अभी देखे ना, हमारा तो ख्याल था कि कल भाई शाह साहब आएगा तो ये मसले चेंज हो जाएंगे, वो भी अभी लाइव दिखाते हैं। किस लिए दिखाते हैं जी? आपने फैसला करना है, फैसला करो। लेकिन अगर आप सियासी केसों को लेके फिर मीडिया में और टेलीविजन पे दिखाते हो तो इसका ये मतलब है कि फिर वही चीज हुआ जो पहले से हो रहा है। अब मुझे आप इस वक्त बता दें, मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, मैं तो कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज की तो सबसे कमजोरियां, ज्यादा कमजोरियां है, इसलिए फिर तो चीखते भी है। अभी जब इमरान खान चीख रहा है तो क्या उसको पता नहीं था जिस वक्त वो कॉम्प्रोमाइज करके 2018 के इलेक्शन में उसको लाके कॉम पे बिठा दिया था? या आप जो 16 महीने की बात करते हैं, क्या शहबाज शरीफ को ये नहीं था, या सारे पार्टी उधर बैठे थे उनको नहीं पता था कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है इसके अलावा कि हम रोजमर्रा के काम करें या अपने अयाशी करें, अपनी हुक्मरानी का हम लुत्फ उठाए? इसके अलावा तो कुछ था नहीं। हम तो, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर, तो फिर इलेक्शन का फायदा क्या, मुझे बता दें। यही चेहरे आएंगे, यही सियासी लोग आएंगे, यही वजीर आजम बनेंगे। हम तो सर 76 साल से देख रहे हैं, यही लोग वजीर आजम बनते हैं, यही लोग हुकूमत में आते हैं, और फिर ये रोते हैं कि जी हम काम नहीं कर पाते हैं, हमसे काम नहीं लिया जाता है। और आपने खुद कहा कि जाकर लोग ये पाँव पकड़ते हैं कि हमारी हुकूमत ले आओ। तो मुझे ये बताएं सर, आप इलेक्शन मांग रहे हैं तो इलेक्शन में तो फिर यही 11 सियासी जमातें या इमरान खान या ज़्यादा से ज़्यादा कोई और छोटी जमात आ जाए? डॉक्टर साहब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस पार्टियों में अच्छे लोग भी हैं। मैं इस लीडरशिप की बात नहीं करता हूं, ऐसे भी लोग हैं। आपने 2008 में जब इलेक्शन हुआ था तो 18 अमेंडमेंट जब पास हुआ था तो उसमें तो बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग नाराज थे और आज तक उसको नहीं माना गया। लेकिन उस वक्त वो जो पार्लियामेंट थी उसमें कुव्वत थी और उस कुव्वत के जरिए उसने वो अमेंडमेंट कर लिया। ये नहीं है, लेकिन ये आपसी बात में से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जो लीडरशिप होता है वो हमेशा के लिए इस तरह करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि वो अपनी सारी बातों से बरातर होकर बात करते हैं। वो चीज खत्म हुआ है। गुड, वेरी गुड। वो चीज नहीं है। तो इलेक्शन होगा तो ऐसे लोग भी आएंगे कि वो बात भी कर सकते हैं। टिकट ही नहीं दूंगा सर, मैं टिकट ही नहीं दूंगा। मैं तो टिकट उसको दूंगा जो वडेरा होगा, जागीरदार होगा, सरमायादार होगा, बदमाश होगा, या जो माफियाज का आदमी होगा जो मुझे पैसे देगा, मैं उसको टिकट दूंगा। हाँ, आजाद उम्मीदवार लड़ने पर क्या ख्याल है? मैं सारी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, माजरत के साथ, लेकिन ऐसा होता है सर। जी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब क्या कहते हैं सर? इलेक्शन वक्त की जरूरत है या इलेक्शन नहीं होना चाहिए? पहले मईशत दुरुस्त होनी चाहिए। कोई अभी जल्दी नहीं है इलेक्शन का, मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है। वही सियासी लोग आ जाएंगे, वही इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, कैसे चलेगा मुल्क? देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान तो आगे है ना, बड़ा सॉलिड बयान है, बड़ा बयान है सर। उनका बयान आगे है और उसमें वजन भी है। मैं 2 बातें आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि खास तौर पर हमें टारगेट बनाया गया है सिक्योरिटी प्रॉब्लम में। यानी आपने देखा कि बाजाउड़ के अंदर हमारा जलसा हो रहा था तो उसके अंदर हमें 55 लाशें उठानी पड़ी और 125 लोग शहीद हो गए। फिर बलोचिस्तान में मस्तूक में हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ। अच्छा, ये तसलसल है, ये तो भी ताज़ा हुआ ना, माजी करीब माजी बैद में हम पे हमला होते रहे, तो उससे हमारा ज्यादा असर तो बलोचिस्तान में है और केपी में है। तो जब हम कंपेन नहीं कर सकेंगे तो फिर ये -1 पार्टी इलेक्शन होगा, हम उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे और अगर शामिल हुए दोबारा ना हुए। एक बात तो ये मौजूद है। दूसरी बात ये कि जब आप 90 को 91 करते हैं तो अब मावरा आइन तो हो गया है, 90 के अंदर तो सब मुतफिक है। जब मावरा आइन हो गया है, अगर थोड़ी सी उसके अंदर 15 दिनों को और इजाफा कर दिया जाए तो कौन सी कबाहत है उसके अंदर? मेरी मुराद ये है
कि अब सर्दी के ज़माने में बाद बर्फानी इलाके हैं उसके अंदर लोग शामिल नहीं हो सकेंगे, तो उनकी भी रियायत रखी जाए जिस तरह आपने शमारियात का और मतलब शुमारी की रियायत रखी है। और तीसरी बात अहम ये है कि आप ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि मईशत की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इलेक्टेड लोग आएंगे और वो मईशत को संभालेंगे, तो सवाल ये है कि ये मईशत किस दौर के अंदर दिगरगू हो गई है? क्या वो डिक्टेटर का जमाना था? मिसाल के तौर पर मैं अगर अंदाजा लगाता हूं तो वो ये कि मियां नवाज शरीफ 2017 तक थे तो मईशत ठीक थी, अब उनको हटा दिया गया, तो शायद खाकान अब्बासी का जमाना और जनाब इमरान खान का जमाना और मियां शहबाज शरीफ का जमाना, उसको आइडियल सिचुएशन नहीं कहा जा सकता, हालांकि ये इलेक्टेड लोग थे। अब नया इलेक्टेड आएगा तो वो कौन सा उसके वाला दिन का चढ़ा होगा और मईशत ठीक हो जाएगी। मैं तो आपके चैनल के हवाले से एक और सजेस्ट कर दूं मौलाना फजल रहमान साहब के बयान की तायद में कि अभी एक गैर जानिबदार लोग आए, उनका मैंडेट नहीं होगा, लेकिन ये मैंडेट तो होगा कि वो लोगों को जमा तो कर सकते हैं, बिठा तो सकते हैं। अब ये गैर जानिबदार लोग आए हैं, इस माकूल तजवीज़ को अगर वो सुने और इस वक्त तमाम सियासी जमातें इकट्ठे हो जाएं और एक मिसाक़े मईशत कर लें, 15-20 साल के लिए कोई खद्दो खाल पे करें मईशत के, और आने वाली हुकूमत को रोका जाए कि आपके ने इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी और मईशत सियासत को अलग कर दें, मैं तो समझता हूँ ये तो अच्छा काम हो जाएगा कि हम IMF को भी जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, ये मौका इसलिए कि ये इससे पहले ऐसा माहौल दस्तयाब नहीं था। अगर इमरान खान के जमाने में ऐसी कोई बात होती तो हम नहीं मानते, हमारे जमाने में होती तो इमरान नहीं मानता। अब ये लोग ठीक है, ये मान लिया कि ये निगरान है और उनका मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर उनकी सरबराही में कुछ लोग बैठ जाए, कौम बैठ जाए और मईशत सुधारे तो कौन सा आइन उनको मना करता है? ये तो अच्छा मौका हो जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा देर कितनी होगी? 15 दिन 20 दिन, मैं तो नहीं समझा कि 15-30 दिन के अंदर क्या बता जाएगी। या तो आप 90 दिन के अंदर महदूद हो तो हम अपनी बात वापस ले लें, और अगर आप 90 से 91 हो गए हो तो मावरा तो हो गया। अब मावरा आइन का फासला कितना हो, तो हमारा ख्याल इस फासले के अंदर आप 15 दिन और भी शामिल कर दो और एक मिसाकी मईशत की तरफ बढ़ो और इस सारे कौम को दलदल से निकालो, तो ये कौम पर आपका बहुत बड़ा एहसान हो। अरे सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान की जमात में आप मौजूद हैं, वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने इसीलिए इस पॉइंट को रेस किया है और आपने मीसाक़े जमहूरियत की भी बात की है। लेकिन सर, क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों का रवैया देखते हुए माजी की गलतियों से कुछ नज़र आता है कि उन्होंने सीखा है? अभी मैं देख रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनके बाद उनके स्टेटमेंट कुछ और था, फिर तब्दील हो गया, फिर देखा हमने पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, मियां मुस्लिम लीग नू में हमें खेलने नहीं दे रही है, निगरां हुकूमत में ज़्यादातर लोग PMLN के लोग हैं, जानिबदार हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इसी तरीके से हमने अभी ANP को देखा, उन्होंने कहा कि जी जो काम हो रहा है उसमें हम जाएंगे, हल्का बंदियों में हम कोर्ट में जाएंगे, ये सही नहीं हो रहा है, MQM कुछ और कह रही है। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं इन सियासी जमातों से, जो 11 सियासी जमातें निकाल दें सर, एक सियासी जमात को, क्या नाम था उसका, जमात इस्लामी या इमरान खान को, तो जो 11 सियासी जमातें मिलकर उस वक्त मीसाक नहीं कर सकी, अब आप समझते हैं कि निगरां हुकूमत के कहने पे वो करेंगी, और इन रवैयों के बुनियाद पे जिनसे माजी में कुछ नहीं सीखा इन्होंने? डॉक्टर साहब, मैं 1-2 बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, और हो सकता है ये किसी एकांत तक पहुंचे तो आपका भी भला होगा, हमारा भी और कौम का भी। हमारे करीब में इंडिया है, वो अच्छी जमहूरिया है, वो लोग हमसे ज्यादा खराब पोजीशन में थे, उन्होंने एक मिसाकी मईशत किया और मिसाकी मईशत की बुनियाद पर आज उनकी इकानमी ठीक करी। तो हम सीख तो सकते हैं ना। इन देखो एक मिसाल, तो एक और बात भी बहुत अजीब है, हमारे यहाँ एटम बम है और वो महफूज हाथों में है, तो क्या कोई आदमी जो वज़ीर आज़म बनता है या सियासी जमात आती है उसको उसके अंदर मुदाखलत की इजाजत होती है? नहीं होती। इसका माने कि हमने दिफा को सियासत से अलग कर दिया। तो
तो हम दिफा में मजबूत हो गए। Yes. अब एक और हिम्मत करें, इसी तरह दिफा की तरह मईशत को भी सर से अलग कर दें, और हम लोग बनते रहे ना, हुकूमत करते रहे, वजीर आला बनते रहे, वजीर आज़म बनते रहे, लेकिन मईशत के खतोखाल पे किए माहिरीन ने उसको न छेड़े, जिस तरह हम एटम बम को नहीं छेड़ सकते। और कुछ लोग उसकी निगरानी करें ना, जो लोग करने वाले हैं, जिसको हम रियासत कहते हैं, रियासती इदारे कहते हैं। मैं ये समझता हूँ ये कौम के साथ इतना भला होगा कि 76 साल में इतना बड़ा एहसान नहीं होगा अगर हमने मईशत को और सियासत को अलग अलग कर। बड़ी बात की है, बहुत बड़ा आपका ये अगर सजेशन है, खुदा करे कि हमारी सियासी जमातों हिदायत पालें। बहरहाल जी जनाब, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन मलिक हबीब नूर साहब, आप क्या कहते हैं जनाब, इलेक्शन होना चाहिए या पहले मईशत की दुरुस्तगी हो फिर एहतसाब भी हो? क्योंकि बिजनेसमैन तो कान पकड़ रहे हैं कि भैया खुदा के लिए सर 90 दिन के बाद अगर इलेक्शन हुआ और ये लोग फिर आ गए तो जो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएगा। क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं, एक है इलेक्शन और दूसरा है मईशत। हमारे पश्तों में एक मिसाल है, किसी ने पूछा कि 2 जमा 2, उसने कहा कि 4 रोटियां। तो बात यह है कि गरीब तबके से आप पूछ लें, वो कह रहे हैं कि गोली मार दो इलेक्शन पे। हमने इलेक्शन पे क्या करना है, हमें एक टाइम का रोटी नहीं मिलता है। यस, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा तो ये तजवीज़ है कि सबसे पहले जो है ना, इस मईशत को हमने ठीक करना है, ख्वाह इसमें कोई भी हो। मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये निगरान है या फ़ौज का ठीक कर रहा है। एज ए पाकिस्तानी कोई भी बंदा अगर हो, इस मईशत को अगर वो ठीक करता है तो हम कहते हैं कि 24 करोड़ अवाम इसको हम तस्लीम करते हैं कि यार बस ठीक है, इस मईशत को ठीक करें। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन अगर हो भी गया तो हमारे मुल्क में मसला ये है कि 16 महीने से पहले 3.5 साल वाले लोग थे, उन्होंने जो काम कर रहे थे, जो ही उनका हुकूमत ख़त्म हो गया तो वो उनका 16 महीनों वालों ने उनको वहीं पे छोड़ दिया। उन्होंने अपना ही पॉलिसी कर, हमने ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा पॉलिसी होना चाहिए कि कोई भी हुकूमत हो, जिस काम को या मईशत को अगर वो एक जगह पे खड़ा करके तो दूसरी हुकूमत आ जाता है, उसी से उनको शुरू करें। यही तसलसल जो है ना वो ज़रूरी है। ये जो हमारा आपस में जो एक दूसरे को जो हमने टांके खींच रहे हैं, ये जो है ना इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो इसका तरीक़ाकार भी यही है, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि मिसाक के मईशत के लिए हमने एक ऐसा वो करना है कि पहले जो है ना हमने इस मईशत को और इस मुल्क को, इसको हम पाँव पे खड़ा करें। इलेक्शन अब हो, 3 महीने के बाद हो या 1 साल के बाद हो, होना तो होना ही है, लेकिन फिर भी यही लोगों ने आना है। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला वो लोग ले आएँ कि वो इस कौम के साथ मुखलिस हो। हमें नज़र नहीं आ रहा है, तकरीबन 76 सालों में कोई भी मुखलिस लीडर नहीं आया कि वो सिर्फ उन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया हो। वजह यही है कि हर दिन जो है ना हम कमज़ोर हो रहे हैं और गुरबत है, बेइंसाफ़ी है, यहाँ पे इंसाफ कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये इसमें सारा सिस्टम यही है कि हम कहते हैं कि पहले मईशत के ऊपर जितनी भी सियासी लीडरशिप है वो एक ही उस पेज पे आ जाएं कि पहले जो है ना हमने पाकिस्तान को मईशत के लिहाज से पाँव पे खड़ा करें। फिर यही इलेक्शन है, हम इलेक्शन भी करेंगे, न जमहूरियत कहीं जाता है न इलेक्शन कहीं जाता है। इंशाल्लाह हम भी इधर है, इलेक्शन भी इधर है और पार्टियां भी यहीं पे है। तो एक रेफरेंडम करा लें। जो जाहिद साहब जो है ना बार बार जी बोलें रेफरेंडम भी हाल नहीं है। मौजूदा जो टीम है आज उन्होंने जो फैसला किया है, मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि 16 महीनों में 11 जमातों ने ये फैसला नहीं किया है। 3.5 साल ने सबसे आपको बड़ा जमात जो कहते थे उन्होंने नहीं किया है। अगर उन्होंने आए तकरीबन 1-2 महीनों में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो मैं तो इसको अच्छी नज़र से देखता हूँ और अल्लाह करे कि उस पर अमलदारी हो जाए और अमल हो जाए इसके ऊपर। और जिस तरह ये जो माफिया है, लैंड माफिया है और जो वगैरह वगैरह वो जो करते हैं, इसको जो है ना वो बंद करे और मईशत के लिहाज से जो सब मुखलिस हो जाए कि ये गुरबत ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, मैं इस वक्त बिल्कुल कुछ तीनों से पूछूंगा क्योंकि KPK भी है।
इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात KPK की कौन है सर, जिसको अवामी पजीराई हासिल है? जी, मैं मलिक हबीब नूर साहब से स्टार्ट करता हूँ। देखें, बात यह है कि हर एक जमात दावा करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारा ज़ोर है, हम सबसे ताकतवर जमात हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का अपना दावा होगा, ANP का अपना होगा, PTI का अपना होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है अभी भी शुरुआत है, और अभी जो है ना हम अवामी रब्ता मुहिम पे निकले हुए हैं। तकरीबन ये हमने पहला जलसा किया था नौशहरा में, फिर इसके बाद हमने डई खान पे किया है, उधर मनसेरा में किया हुआ है, और कागान में उस दिन जो है ना हमारे कोहाट में हुआ है। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा में हर एक ज़िले में हम अवाम के साथ मिलते हैं। कोशिश तो हम कर रहे हैं, और हमारी आखिरी हद तक यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम खैबर पख्तूनख्वा में आपकी अक्सरियत हो जाए, लोग आपसे कायल हो जाए। जी सेनेटर जाहिद खान साहब, क्या इस दफ़ा अगर जो आप इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, KPK के हालात बेहतर हैं सर, जिसमें आप इजीली पार्टिसिपेट कर सके? 2018 में तो आपको बिल्कुल मौका नहीं दिया गया। सिर्फ डॉक्टर 2018 नहीं, 2013 में भी हमारे साथ ये सूरत हाल हुई। लेकिन चूंकि हम जमहूरी लोग हैं, इसके बावजूद भी कि हम अपने शहीदों के जनाजे भी उठाते रहे, लेकिन हम इलेक्शन में गए। इलेक्शन हुआ भी कैसे वो भी आपको पता है कि किस तरीके से वो इलेक्शन में दानगी की गई है। हम ये कहते थे कि अगर हम ये कहते हैं कि जी हम मईशत पे करें बात, तो मईशत में तब बात हो सकती कि जब आपके पार्लियामेंट बैठे हो, पार्लियामेंट में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हो, और वो मिल बैठ के मईशत पे बात करे, और ये होना भी। अभी भी ये पार्लियामेंट से अभी निकले हैं, ऐसा तो नहीं है। यही लोग जो थे 11 जमात में अभी पार्लियामेंट से निकले हैं। कि जब तक ये ना हो कि जब इलेक्शन ना हो और जब पार्लियामेंट आपके मौजूद ना हो, तो आप मईशत पे किस तरह किससे बात करोगे? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। जब पार्लियामेंट के आपके हो, उसमें कानून साजी हो, उसमें सारे बातें हो, और तो तभी होगा। जहां तक आपने कहा कि कौन से पार्टी, देखिए हर एक पार्टी कहते मैं हूं, लेकिन वो नई वाली बात है कि एक बंदा ने कहा मेरे सर में कितने बाल है, उसने कहा अभी 2 मिनट ठहर जाओ, आपकी झोली में आ जाएगा, आप खुद गिनते जाना। जब इलेक्शन होगा तो सबको पता चल जाएगा। अब तो हर वक्त हर बंदा कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि इलेक्शन के बगैर ये मसले हल नहीं हो सकते जो मईशत की बात होती है। ठीक है, मैं जनाब मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की तरफ आता हूँ ये सवाल लेके कि मुफ्ती किफायत साहब, हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इतना जानिबदार है, उस इतना हमारे जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इतना गैर शफाफ है कि सही मायनों में अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट में नहीं आते। जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास मसलन डेरे हैं, जागीरदार हैं, माफियाज हैं, वही पार्लियामेंट में आते हैं। और फिर अगर हम 76 साल में रिसर्च करें, ख़ास तौर पे 1970 के बाद जब आइन बढ़ा, तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी कानून साजी हुई है उसमें से 15% अवाम के लिए और 85% जो है वो अशराफिया ने या सियासतदानों ने अपने बेनिफिट में की है। तो ये पार्लियामेंट क्या देती है सर आम पाकिस्तानियों को? इससे बिल्कुल इत्तेफाक है, लेकिन वो इंग्लिश में कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कमजोर जमहूरियत भी फिर भी वो डिक्टेटरशिप मजबूत से अच्छी होती है। हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, यही जमहूरियत ही है। लेकिन ये कि आपके सवाल का माना ये हो सकता है कि इसमें इस्लाह करनी चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए और माफियाज को इससे दूर रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल पहली तरजीह भी हमारी जमहूरियत है, और दूसरी भी और तीसरी भी। हम जो मईशत की बात करते हैं तो इसे इनकार नहीं करते, और कमजोरियां मौजूद हैं। लेकिन फिर देखिए ना ANP जो सही जमात है वो जीतती है, ना JUI जो सही जमात है, उनके जो अवामी लोग हैं जो अवाम से निकलते हैं, जो ANP के लोग हैं जो अवाम से निकलते हैं, मिडिल क्लास के हैं, वो नहीं जीत पाते हैं। वही पीपल्स पार्टी और PMLN के हम 76 साल से वही वजीर आजम के कैंडिडेट भी देख रहे हैं, वही MNAs देख रहे हैं, वही मिनिस्टर देख रहे हैं। सर आखिरी जुमला सर क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? लेकिन फिर भी लंगड़ी लूली जमहूरियत, कमजोर सिसकती हुई जमहूरियत, वो ताकतवर डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी है कि उसके अंदर लोगों की राय शामिल होती है। तो हम कब कह रहे हैं डिक्टेटर? हम कहते हैं डिक्टेटर कब कहते हैं? हम तो कहते हैं इस निज़ाम को दुरुस्त करें जिस निज़ाम के तहत आप लोग भी वजीर आजम बन सके,
मेरे भाई सेनेटर जाहिद खान साहब में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वजीर आजम बन सके। इस निज़ाम को तो दुरुस्त होना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे सुलह पे न चढ़ाओ। जी जाहिद खान साहब सही नहीं कह रहा, क्या गलत कह रहा हूँ मैं? मैं कहता हूँ कि मुझे सुलह पे न चढ़ाओ। इस मुल्क का जो वजीर आजम बनते हैं सुलह पे चढ़ जाता है। अच्छा, चढ़ जाता है। वैसे तो एक वजीर आजम आ रहे हैं दोबारा सर पाकिस्तान में, आप क्या समझ रहे हैं, वो सूली पे चढ़ने आ रहे हैं? देखे जी, वो 2-3 दफा तो वो सूली पे चढ़ा, अब ये चौथी दफा पे चढ़ना चाहते तो ठीक है। यार बड़ी बात कर दी है आपने सेनेटर साहब। ये मैसेज पहुंचाता हूं मियां साहब को कि प्लीज चौथी दफा सूली पे चढ़ने के लिए पाकिस्तान ना आए। वजारत उज़्मा की जो आपका ओहदा है वो बहुत ही खतरनाक है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।